अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वारिसन और आप जो पढ़ रहे हैं वो है वेब डिज़ाइनिंग। आज हम इन चार टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर वन पे है हमारे पास पीएचपी में गेट और पोस्ट मेथड्स क्या होते हैं। नंबर टू पे हमारे पास है कि पीएचपी के अंदर स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। नंबर थ्री हमारे पास फॉर और फॉर ईच लूप में क्या फ़र्क है। नंबर फोर हमारे पास पीएचपी के अंदर वाइल और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है। अगर गेट और पोस्ट के इस टेबल में देखें, जो नंबर वन पॉइंट है वो हमें बताता है कि हमारा जो डेटा है गेट में जब हम सेंड करते हैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर, तो वो डेटा जो हमारे पास यूआरएल के अंदर शो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र नेम या पासवर्ड हम भेज रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, यूआरएल में शो हो जाएगा। लेकिन अगर हम पोस्ट में देखें तो अगर हम डेटा यूज़र नेम या पासवर्ड वगैरह जो भी डेटा हम अपने फॉर्म से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे सेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो डेटा हमारे पास शो नहीं होता यूआरएल वगैरह में, और वो बॉडी के अंदर ही इम्बेड होकर दूसरे वेब पेज तक पहुंच जाता है। अगर हम पॉइंट नंबर टू पे देखें तो वहाँ पे ये बताता है कि हमारे पास गेट के अंदर जो लिमिट होती है, क्योंकि यूआरएल के थ्रू डेटा जा रहा होता है तो वो 2000 कैरेक्टर्स तक लिमिट होती है आपके डेटा सेंड करने की। लेकिन अगर पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो आप अनलिमिटेड डेटा भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री जो हमारा गेट का बताता है वो ये बताता है कि हमारे पास जो भी डेटा है सेंसिटिव वो हम नहीं भेजते, जैसे यूज़र नहीं भेज सकते हैं, लेकिन पासवर्ड वगैरह जो सेंसिटिव डेटा है क्योंकि यूआरएल के अंदर शो हो जाती है तो हम गेट के थ्रू नहीं भेजते। लेकिन अगर हम पोस्ट में देखें तो वहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर डेवलपर्स हैं वो इसको प्रीफर करते हैं कि इसी को मेथड को यूज़ करके हम अपनी पर्सनल डेटा वगैरह जैसे पासवर्ड वगैरह हो गया वो हम सेंड कर दें। और पॉइंट नंबर फोर हमें इसी के मुताबिक डिटेल देता है कि हमारे पास कोई भी पासवर्ड वगैरह या पिन कोड वगैरह हो तो वो हम सेंड ना करें गेट के थ्रू, लेकिन पोस्ट के थ्रू उसको हम सेंड कर सकते हैं। अगर हम इसके कोड की बात करें तो गेट और पोस्ट का जो कोड है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे आपका पेज वन का भी कोड है और पेज टू का भी कोड दिया गया है। अगर पेज वन के कोड में आप देखें तो यहाँ से आप किस तरह फॉर्म से कोई डेटा सेंड कर रहे हैं। आमतौर पे आपका क्या यूज़र नेम या पासवर्ड हमारा फॉर्म के अंदर होता है, तो फॉर्म के एक्शन में हम क्या करेंगे, पेज टू का नाम देंगे। पेज टू का नाम क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारे पास जो पेज वन है उससे तो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, और सेंड कर किस पेज पे रहे हैं, जिस पेज पे सेंड करना होता है उसका नाम हम फॉर्म एक्शन के अंदर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड। मेथड आप गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट का भी। आपको फ़र्क पता है कि अगर आप गेट का मेथड यूज़ करेंगे तो सारे डेटा आपके यूआरएल के अंदर आ जाएगा, लेकिन पोस्ट के थ्रू अगर आप डेटा सेंड करेंगे तो वो डेटा एम्बेड होके बॉडी के साथ ही आपके दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाएगा। अगर हम बात करें पेज नंबर टू के यहाँ पे कोड की, तो पेज नंबर टू के कोड के अंदर हमें क्या करना होता है, सिंपल हम इसको इको करवा सकते हैं या गेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से इको करवाया, हमने डॉलर लिखा और डैश दी। गेट अगर आप वहाँ से गेट करें तो गेट देंगे, पोस्ट कर रहे हैं तो आप पोस्ट देंगे। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे देंगे। और उसके बाद फील्ड का नाम वही होगा जो आप उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यूज़र नेम भेज रहे हैं, तो यूज़र नेम के अंदर अगर आप टेक्स्ट का नाम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, तो आप जब उसको रिट्रीव करेंगे गेट करेंगे तो उसको किस तरीके से करेंगे कि पेज नंबर टू के अंदर आप इको करवाएंगे डॉलर देके डैश पोस्ट, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर आप सिंगल कोटेशन के साथ आप उस फील्ड का नाम लिख देंगे जो एक्स वाई जेड हमने फॉर्म नंबर या पेज नंबर वन में दिया है। अगर बात करें हम स्विच स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे हम कंडीशंस को इफ एल्स के थ्रू नहीं मैनिपुलेट कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास केसेस होते हैं इफ एल्स की जगह पे। तो हम क्या करते हैं, स्विच लिखते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसको देते हैं कि वैल्यू वही है, वैल्यू है, और अपनी कंडीशंस के ऊपर चेक करें, तो वो उस कंडीशंस के ऊपर चेक करके हमें उसका आउटपुट शो करता है। अगर बात करें हम स्विच कोड की, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है फेवरेट कलर के नाम से, जो कि हमारे पास पास हो जाएगा स्विच के स्टेटमेंट के अंदर। स्विच स्टेटमेंट पास करने के बाद ये अपने केसेस के अंदर चेक करेगा अपने जो केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन केस है वो है हमारे पास ब्लू, नंबर टू केस है वो ग्रीन है, और जो लास्ट में हमारे पास वो डिफ़ॉल्ट है। तो इस तरीके से ये अपने केसेस के अंदर चेक करता है कि आपने वैल्यू दी है या वेरिएबल में जो वैल्यू है वो किन केसेस में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो वो क्या कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू को रन कर देगा। सेम एज जैसे हम इफ़ और एल्स इफ में करते थे, अगर कोई भी कंडीशन नहीं मिलती तो एल्स कंडीशन रन होती थी। तो यहाँ पे उसी तरीके से काम करता है। या तो वो केस वन में है तो ठीक है, केस टू में है तो ठीक है, अगर दोनों केसेस में नहीं है या तीन केसेस चार के जितने केसेस आप बनाना चाहें बना सकते हैं, अगर वो उन सब केसेस में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट को रन कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल हम रखते हैं रेड, तो रेड हमारे पास दोनों ही केसेस के अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट जो केस है उसको रन कर देगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ज़रूर आएगा। हर केस जो हम स्टेटमेंट देंगे उसके बाद हमारा ब्रेक आना लाजमी है। नेक्स्ट केस से पहले हमारे पास ब्रेक होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट में हम ब्रेक देते हैं क्योंकि वो आखिरी कंडीशन होती है, उसको आखिर में रखते हैं, तो इसलिए उसको हमें ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब बात करते हैं पीएचपी लूप्स की। लूप्स हमारे पास तब काम आते हैं जब हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट बार बार रन होनी हो या कोई भी एक चीज़ हमारे पास बार बार रिपीटेडली यूज़ होनी हो, तब हम क्या करते हैं, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स हमारे पास पीएचपी में चार तरीके के होते हैं। पीएचपी में सबसे पहला लूप होता है फॉर लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। अगर बात करें हम फॉर लूप की, तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें मेंशन करना लाजमी होती है। नंबर वन पे हमारे पास आती है इसके इनिशियल काउंटर, कि ये लूप है किस वैल्यू से स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है हमारे पास इसकी लिमिट, कि इस लूप की लिमिट क्या होगी, ये कहाँ तक चलेगा। उसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हर बार इसमें कितना होगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है।
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें ही मौजूद हैं, जिसमें डॉलर एक्स जो है वो ज़ीरो है, मतलब स्टार्टिंग ज़ीरो से हो रही है। डॉलर एक्स जो है वो 10 तक जा रहा है, मतलब उसकी जो लिमिट है वो 10 है, ज़ीरो से स्टार्ट होकर 10 तक जाएगा, और हर दफ़ा वो इंक्रीमेंट हो रहा है, हर दफ़ा एक उसमें इजाफा हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल डॉलर एक्स जो है वो ज़ीरो है, इंक्रीमेंट होने के बाद उसका जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगी। तो हर इंक्रीमेंट पे क्या करेगा, ये इको करवाएगा। इको क्या करवाएगा, हमारे पास द नंबर इज डॉलर एक्स, ये खुद ही डॉलर एक्स को इको करवा रहा है कि इस टाइम जो हमारे पास वैल्यू है डॉलर एक्स की वो क्या है। उसके बाद बी आर मीन्स के न्यू लाइन पे ये जा रहा है। अगर बात करें हम फॉर ईच लूप के कोड की, तो यहाँ पे हमारे पास ये कोड क्या करता है, हमारा जो भी एरे के इंडेक्स है उन सबको शो करवाता है। तो इसका बिल्कुल ईजी वे यहाँ पे मौजूद है कि जितने भी एरे के इंडेक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 4, अगर 100 हो 200 हो तो सबको ये प्रिंट करवा सकता है। तो इसमें करना क्या होता है, हमारे पास सिंपल फॉर ईच लिखना होता है, और उसके बाद एरे को पास करना होता है, आगे लिखना होता है एज वैल्यूज, मतलब उसकी जो वैल्यूज हैं वो शो हो जाएं, और उसके बाद हम इको करवाएंगे वैल्यू को, तो एक एक वैल्यू करके सारी वो प्रिंट आउट कर देगा। तो जितने भी एरे के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं वो सारी शो करवाने के लिए हमारे पास कौन सा लूप है, फॉर ईच का लूप होता है। अगर बात करें हम वाइल लूप की, तो वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है, एक कंडीशन देनी होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, वो चेक करता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें डॉलर एक्स 1 है, और अगर आप लूप के अंदर देखें तो डॉलर एक्स की वैल्यू हर दफ़ा इंक्रीमेंट हो रही है। तो जब वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और पहुंचते पहुंचते 6 से पहुंचेगी, जैसे 6 पे आएगी तो वो क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, 6 बड़ा होता है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो वाइल लूप इस तरीके के लूप होते हैं कि किसी कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक चलते रहते हैं, और जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्रेक हो जाते हैं। अगर बात करें हम डू वाइल की, तो यहाँ पे हमारे पास वाइल की तरह ही ये काम करता है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आपकी एटलीस्ट 1 टाइम जरूर रन होगी, भले आपकी कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉलर एक्स 1 नहीं 6 होता, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वाइल लूप के अंदर। अगर आप देखें तो डॉलर एक्स हमारे पास 6 होता है, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो सकता। तो कंडीशन क्या होती है, स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है। लेकिन डू वाइल लूप इस तरह का लूप है कि स्टार्टिंग कंडीशन भले ही फॉल्स हो, लेकिन एटलीस्ट वो 1 टाइम जरूर आपके स्टेटमेंट को रन करता है। तो आइए अब इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं अपनी बिग स्क्रीन के ऊपर। तो आइए चलते हैं हम अपनी बिग स्क्रीन पे। अब हम अपनी बिग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आइए जैम पे स्टार्ट करते हैं। सी ड्राइव में चलते हैं। पहले सी ड्राइव में जाने के बाद जैम के फोल्डर में, और बिल्कुल सेकंड लास्ट में हमारे पास जैम कंट्रोल। यहाँ पे जाने के बाद अपाचे सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। इसको स्टार्ट करने के बाद हम एडमिन के पेज को चेक करेंगे। एडमिन का पेज हमारा रन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे जो कि हमें ऑलरेडी नोन है, लोकल होस्ट स्लैश ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे आ जाते हैं। तो आज जो लेक्चर हमारा था सबसे पहले उसमें था हमारे पास सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। तो सेंड कैसे करते हैं डेटा को, उसको हम पहले देख लेते हैं, उसका कोड देख लेते हैं, फिर यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ उसके कोड के ऊपर। तो एच डॉक्स के अंदर जाएंगे, ऑनलाइन फोल्डर मेरा बना हुआ है यहाँ पे हम सेंडिंग डेटा पे पहले आ जाएंगे। तो सेंडिंग डेटा का अगर हम कोड देखें तो हमारे पास ये फॉर्म एक्शन, ठीक है। और जो ये मैंने असल में लेक्चर 3 रिसीविंग डेटा .php, ये उस फाइल का नाम रखा हुआ है जहाँ पे मैंने ये डेटा रिसीव करनी है। सेंड तो मैं इससे कर रहा हूँ, लेक्चर 3 सेंडिंग डेटा से, और ये जहाँ रिसीव कर रहा हूँ वहाँ पे ये नाम लिखूँगा। अब मैंने फाइल का नाम लेक्चर 3 रिसीविंग डेटा .php रखा है। आप जो नाम रखेंगे आप वही नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने फॉर्म दे दिया, इसके अंदर हमने कहा फर्स्ट नेम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम दे दिया। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इनपुट टाइप सबमिट कर दी। याद रखिएगा यहाँ पे हमारा जो नेम है, यहाँ जिस तरीके से आप नेम लिख रहे हैं, जैसे मैंने एन कैपिटल दिया है फर्स्ट नेम के अंदर, और लास्ट नेम के अंदर एन यहाँ पे मैंने कैपिटल दिया है, ठीक है। तो जहाँ जिस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नाम, ठीक है, एग्जैक्टली हम जहाँ पे रिसीव करेंगे इसी नाम को कॉल करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ लिख रहे हैं वैसे ही वहाँ पे आपको लिखना होगा। अच्छा, अब जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोस्ट मेथड क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलपर यही इस्तेमाल करते हैं, और ये एक सिक्योर हमारे पास मेथड होता है। फेसबुक, जीमेल वगैरह जितने भी आपके पास बड़े बड़े वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, वो सारे क्या करते हैं, पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं कि सेंडिंग डेटा हमारे पास किस तरह काम करता है। तो ये सेंडिंग डेटा हमारे पास फर्स्ट नेम हमने दिया हुआ है, ये फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टैब से पहले, लास्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टैब से पहले, ठीक है। ये अलग हैं, और यहाँ पे जो फील्ड का नाम है अलग है। तो इसको आपस में मर्ज मत कर दिएगा। तो इसको, ये नेम अलग होता है, ठीक है। ये आपके जहन में होना चाहिए कि नेम जो मैंने यहाँ मेंशन किया है ये इसका एट्रीब्यूट है, ये हमारे पास इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट होता है नेम। तो नेम हमने यहाँ पे दिया है फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम, ठीक है। बाकी ये तो ऐसे लिखते हैं हम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे यूज़र नेम लॉगिन वगैरह लिखा होता है शुरू में, तो एग्जैक्टली वैसे ही है। तो फर्स्ट नेम लिखा है यहाँ पे हमने, लास्ट नेम लिखा है यहाँ पे हमने, ठीक है। उसके बाद ये फील्ड है। अब फील्ड के अंदर फर्दर मैं लिख देता हूँ वहाज,
और नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ हसन। तो वहाँ हसन लिखा, मैंने किया सबमिट। अब चूँकि ये पोस्ट हमारा पोस्ट के थ्रू जा रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको गेट के थ्रू भेज के चेक करते हैं एक दफ़ा, यहाँ पे हम आते हैं गेट लिखते हैं। गेट लिखने के बाद यहाँ पे हमें रिसीविंग पे भी क्या करना पड़ेगा, कोडिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो रिसीविंग की कोडिंग भी एक दफ़ा देख लेते हैं। रिसीविंग में क्या करना है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल पोस्ट का मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके का आप पोस्ट लिख देंगे, अगर गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेट लिख देंगे। क्योंकि मैं गेट कर रहा हूँ तो ये मुझे गेट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक दो बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, बैक जाते हैं, इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम सेंडिंग डेटा पे आते हैं। यहाँ पे हम जाने के बाद दोबारा से वहाँ जैसा लिखते हैं और अभी हम चेक करते हैं कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। डेटा तो यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फील्ड्स जो हमने वहाँ पे मेंशन की थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है कि जब आप गेट के थ्रू डेटा भेजते हैं वो सारा का सारा URL के अंदर शो हो जाता है। तो ये URL के अंदर शो हो गया आपको, क्योंकि हमने गेट का मेथड का इस्तेमाल किया है। तो आपने सेंडिंग का भी ये कोड देख लिया सारा का सारा, और रिसीविंग का भी आपने ये कोड देख लिया है। तो रिसीविंग ये सेंडिंग का एक दफ़ा कोड देख लें। आप भले इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें, तस्वीर लेना चाहें, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अभी कि जो यूज़र एंड पे जो रिसीव करेगा वो कैसे करेगा। तो रिसीव करने के लिए हमारे पास क्या होता है कोड, ये सिंपल सा कोड होता है। इसकी आप तस्वीर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ये जो नाम वहाँ पे आपने जिस तरह मेंशन किया, जैसे मैंने एन कैपिटल रखा था तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है। और ये सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन नहीं है, ये सिंगल कोटेशन के अंदर आता है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। ये सिंगल कोटेशन एपोस्ट्रोफी जिसे कहते हैं ये वो है। तो डेटा हमने सेंड करके देख ली। अब हम चलते हैं अपनी स्विच स्टेटमेंट के ऊपर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको और दोबारा रिफ्रेश कर लिया करें ताकि जो भी डेटा आप चेंज करते हैं यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे हम चलते हैं अपना स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। तो हमारा स्विच स्टेटमेंट जो है ये मौजूद है। इस पर आगे देखते हैं तो ये यू सिलेक्टेड ब्लू जो कोडिंग वहाँ पे हुई थी, मैंने एग्जैक्टली वो कोडिंग यहाँ पे की थी। तो अब यहाँ पे अगर हम इस कोड को देखें तो हमारे पास क्या एक फेवरेट कलर है, कोई सा भी फेवरेट कलर है जो कि हमारे पास मौजूद है, और ये स्विच स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके अंदर हमने किसको पास करवाया, फेवरेट कलर को पास करवा दिया यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, इसको देखेगा कि कौन से केस इससे मैच कर रहा है। ये जो केस है इसके मुताबिक कौन सा होना चाहिए, ब्लू। तो ब्लू हमारे पास मौजूद है और ये यूज सिलेक्टेड ब्लू। अब फॉर एग्जाम्पल रेड आप लिखते हैं तो रेड, ग्रीन लिखते हैं तो ग्रीन। तो जिस तरीके का आप केस लिखेंगे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रेक देना लाजमी होगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफ़ॉल्ट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर इन केसेस में से कोई ऐसी सिलेक्शन कर लेते हैं जो कि इन तीनों में नहीं है, ठीक है, आपने कोई भी ऐसी सिलेक्शन कर ली, फॉर एग्जाम्पल येलो कर ली, येलो इन तीनों में नहीं है, तो क्या होगा वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को रन कर देगा। ठीक है, तो अभी हम करके देखते हैं। पहले एक दफ़ा इसको चला के देखते हैं दोबारा से। यहाँ पे आते हैं और इसको हम चला के देखते हैं। वन सेकेंड बैक करते हैं इसको और यहाँ पे आके इसको स्विच करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से इसे सेट किया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज करता हूँ, यहाँ ब्लू की जगह पे येलो कर देता हूँ। येलो करने के बाद अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और बैक करता हूँ दोबारा से। इसको रिफ़्रेश करने के बाद स्विच करूँगा तो आप देखें ये बता रहा है नाइदर यू सिलेक्टेड ब्लू नॉर यू सिलेक्टेड रेड और ग्रीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहाँ लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट में लिखी हुई है डिफ़ॉल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से स्विच जो है हमारा काम करता है। ये आमतौर पर हमारा इफ़ एल्स की तरह ही काम करता है, जिसमें हम लास्ट में एल्स कंडीशन देते हैं। जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती इफ़ एल्स इफ़ वाली, तो फिर कौन सी कंडीशन चलाता है, एल्स कंडीशन को। तो एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है, लिखने का तरीक़ेकार दूसरा है। तो आइए अब हम चलते हैं फॉर लूप के ऊपर। तो फॉर लूप हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ आइट्रेशंस चली हुई हैं यहाँ पे। अब ये आइट्रेशन क्या होती है, जो नंबर ऑफ़ साइकिल हमारे पास एक लूप चला रहा था उसको हम कहते हैं आइट्रेशन। तो आइए हम देखते हैं इसका कोड क्या है। ये है हमारे पास इसका कोड, इसको जूम करके देख लेते हैं। अब इतनी सारी जो लाइनें प्रिंट हुई हैं ये थ्रू कैसे हुई हैं, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड। ये सिंगल लाइन ऑफ कोड हुआ है, ठीक है, किसके अंदर हुआ है, फॉर लूप के अंदर हुआ है। तो फॉर लूप का यही काम होता है, कोई एक चीज़ जो कि आपको बार बार प्रिंट करवानी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन। अब यहाँ पर $i जो है वो 0 है, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, <<10 जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो i है 0 से स्टार्ट होगा, हर दफ़ा प्लस प्लस भी होता रहेगा। अब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये लेस रहेगा। उसके बाद क्या, इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेस देन हो या इक्वल टू हो 10 के। ठीक है, तो $i हमारे पास लेस देन या इक्वल टू 10 के। तो किस तरीके से हम जानेंगे कि हमारे पास यहाँ पे $i जो है वो 0 से स्टार्ट है, $i लेस देन इक्वल टू 10 है
और इसमें हर दफ़ा प्लस प्लस हो रहा है। तो ये जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है, ये बताता है कि $i यहाँ तो छोटा होगा, ठीक है, किससे 10 से छोटा रहेगा, या फिर क्या होगा उसके बराबर तक आ सकता है। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट ये शो करता है। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने, पहले भी मैंने रिफ़्रेश किया होता, दोबारा भी रिफ़्रेश किया, तो आपके सामने रिज़ल्ट है 0 से स्टार्ट कर रहा है और ये 10 तक जा रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे 5 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा और 10 तक जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 5 से स्टार्ट किया और ये 10 तक जाता है। तो ये होता है फॉर लूप का काम, कि हम कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जाम्पल बार बार प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आमतौर पर उसको लूप में रखते हैं। और फॉर लूप में हमारे पास 3 चीज़ें देना लाजमी होती है, इनिशियल कंडीशन और जो लिमिट बाउंड्री जो उसकी होती है और जो लूप काउंटर है वो हम बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप हमने पढ़ा था कि किस लिए होता है हमारे पास। फॉर ईच लूप इस तरह का लूप है जो हमारे एरे के ऊपर काम करता है। तो इसके हम कोड पे चलते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास फॉर ईच का लूप है। अगर आप इसको देखें इसके कोड को, तो हमने एक एरे पहले इसको बनाया हुआ है, एक एरे बना के हमने इसको पास कर दिया। एरे कैसे पास किया, एरे पास करने का इसमें आसान सा तरीकाकार होता है। आप कोई भी एरे है उसका नाम लें और उसके नाम लिखने के बाद यहाँ पे एज लिख के वैल्यूज़ मीन्स उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दे। ये फॉर ईच का अपना सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स के बदौलत ये क्या करके देता है, आपको इको करवा सकते हैं आप इसमें जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उन सबको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सारे के सारे हमने क्या करवा लिए, इको करवा लिए। तो हमने क्या की, वैल्यू इको कराई और BR मीन्स एक न्यू लाइन हम चले आए। हर एक वैल्यू हम इको करवाने के बाद न्यू लाइन में चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड, उसके बाद न्यू लाइन, ग्रीन, उसके बाद न्यू लाइन। तो अभी हम चेक करते हैं इसके कोड को। यहाँ पे आते हैं, पहले भी मैंने इसको रिफ़्रेश किया, दोबारा रिफ़्रेश कर देता हूँ तो आपके सामने ये कोड आ रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्राउन। ठीक है, तो ये कोड करने का देखें कितना आसान तरीका है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास एरे होना चाहिए और जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये तो सिर्फ 5 या 6, अगर 1000 2000 एलिमेंट हो तो उसको भी आप इस तरीके से इको करवा सकते हैं जस्ट एक ही लाइन में। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वो लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम आके इसको कोड पे देखते हैं कि हमारे पास जो इसका कोड है वो किस तरीके से होता है। तो काफ़ी सिंपल कोड है इसका। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोई भी कंडीशन है, ठीक है, जो बेस कर रही है $i पे। $i क्या है, 0, और वो बेस कर रही है कि लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 10 के। ठीक है, फॉर लूप की तरह ही ये भी काम करता है। आप लूप का काम ही क्या होता है, एक चीज़ को बार बार रन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप देखते हैं, एक ही इसमें जस्ट सिंगल कंडीशन है, उस कंडीशन को चेक करेगा। जब तक वो चीज़ ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें इको करवा रहा है, क्या करवा रहा है हमारे पास $i क्या है, इस टाइम फ़िलहाल 0 रखा है हमने। और ये कंडीशन क्या चेक करेगा इसको कि लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, मतलब या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 10 से। अगर ये कंडीशन ना लेस की है ना इज इक्वल टू की है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगी। और जब फॉल्स हो जाएगी वाइल कंडीशन तो फिर वो रन नहीं होती। तो फिलहाल हम इसको इस तरह चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये हमने इसका आउटपुट देख लिया है कि किस तरीके से आ रहा है। अब हम इसको कंडीशन को जानबूझ के फॉल्स करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 कर देते हैं। अब 100 इज़ लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है 10 के। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कुछ रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। तो अब हम जब रिफ़्रेश करें कोई भी रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आ रहा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप दरअसल क्या होता है कि ये हमारे पास वाइल लूप की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक चीज़ खास होती है। आइए इसके कोड की तरफ नज़र डालते हैं। तो अगर इसके कोड को आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे एक टू की स्टेटमेंट है और वाइल जिस तरह लिखते हैं वैसे ही वाइल लिखा हुआ है, बस यहाँ पे सेमीकोलन दिया गया है। अब यहाँ पे डू की स्टेटमेंट क्या है कि ये एक दफ़ा ज़रूर चलेगी। ठीक है, भले आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। फिलहाल ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि जो $i है वो लेस देन है किससे, 10 से। तो ये कंडीशन ट्रू होती है हमारी। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये अभी रन किया है, दोबारा भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रन हो रहा है। नेक्स्ट अगर इसकी हम कंडीशन को फॉल्स करते हैं तो क्या होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन को फॉल्स करते हैं और देखते हैं कि अब ये क्या करता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है। डू वाइल लूप एटलीस्ट 1 टाइम ज़रूर रन करेगा आपके लूप की आइट्रेशन को, लेकिन जो आपके पास वाइल लूप है उसमें आपकी अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो उसको रिपीट नहीं करता या उसको शो नहीं करता। तो वो कोई कंडीशन शो नहीं करता वाइल लूप, लेकिन डू वाइल लूप एटलीस्ट 1 टाइम आपकी आइट्रेशन को ज़रूर परफॉर्म करेगा, आइदर कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये थी आज की कोडिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोडिंग बहुत ज़्यादा आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसकी कोडिंग। वो कोडिंग का सिंटेक्स आपको एक दफ़ा याद करना पड़ेगा। सिंटेक्स कहते हैं ग्रामर को, ग्रामर कहते हैं लिखने के तरीके को। तो यहाँ पे हर चीज़ को लिखने का अलग एक तरीका है। जस्ट आपको तरीका लिखने का आना चाहिए, तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ को आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कोड बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिखने के तरीके का आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये कोड बहुत आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।